नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बात करेंगे रायगढ़ के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। स्टोर में रखे पुराने ट्रांसफार्मर में आग लगी है। आग में कई ट्रांसफार्मर जलकर राख हुए हैं। आग लगने से बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। कोतरा रोड स्थित सब स्टेशन की घटना आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। रायगढ़ पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। और ज्यादा जानकारी के लिए हरपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, ट्रांसफार्मर में आग लगी है, कई सारा नुकसान भी हुआ है, किन्हीं कारणों से आग लगना बताया जा रहा है? जी ऋतु, अभी फिलहाल मौके पर जो है अग्निशमन की गाड़ी पहुंची हुई है। लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। बिजली विभाग के अधिकारी से जैसे अभी मैंने बात किया तो उनके द्वारा बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगने की बात जो है हो सकती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पुराने वहां पर रखे हुए थे। ये ट्रांसफार्मरों को रखने के लिए एक यार्ड बनाया गया था, जो कि यहाँ पर पुराने ट्रांसफार्मर जो रिपेयरिंग के लिए, जो कुछ खराब होते थे, मेंटेनेंस के लिए आते थे, उन्हीं में से किसी में अगर जांच करने के दौरान या फिर बिजली सप्लाई के दौरान जो है ये दुर्घटना हो सकती है, जिसकी वजह से ये बड़ी घटना घटी है। फिलहाल अभी इसमें किसी की तरह के जान माल की तो नुकसान नहीं हुई है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है वो कई ट्रांसफार्मर से जलकर राख हो गए हैं, जिनके अभी नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। फिलहाल आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग जो है 2 से 3 दमकल की गाड़ियां जो है वो आग पर बुझाने के लिए पानी डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है आग अभी कुछ ददक रहा है, जिसको बुझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और आग बुझने के बाद ही जो है नुकसान का और किस तरह से जो आग लगा है उसके संबंध में जानकारी मिल पाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल। बजट सत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। बजट सत्र की अवधि पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार उन्होंने किया। सदन की कार्यवाही से विपक्ष भाग रहा है। पिछले सत्र की कार्यवाही को देख लीजिए। विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई विषय नहीं है, विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई लोग नहीं है। कुछ न कुछ बहाना बनाकर विधानसभा से पलायन कर जाते हैं, इसलिए बीच में ही सत्र को समाप्त करना पड़ता है। पिछले सत्रों में आप देख लीजिए विपक्ष भाग जाता है। पूरे दिन अभी तक चर्चा ही नहीं करा पाए। उनके पास विषय भी नहीं है और बोलने वाले भी नहीं हैं। वो तुरंत कुछ न कुछ बहाना करके वो विधानसभा से छोड़ के पलायन कर जाते हैं, तो बीच में ही सत्रावसान करना पड़ता है। तो सदन की कार्यवाही से विपक्ष भाग रहा है। पिछले सत्र की कार्यवाही को देख लीजिए। ये बयान जो हैं सीएम भूपेश बघेल द्वारा दिए गए हैं। पलटवार बीजेपी के बयानों पर, आरोपों पर किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने ये बयान दिए हैं। विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई लोग नहीं है और ना ही कुछ बोलने के लिए हैं, इसीलिए हर बार कार्यवाही के दौरान पलायन कर जाते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, कुछ लोग नहीं हैं। कई सारी बातें उनके द्वारा बजट सत्रों को लेकर कही गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता, बजट सत्र को लेकर सियासत लगातार जारी है। इसी बीच पलटवार सीएम भूपेश बघेल ने किया है और साफ तौर से कहा है कि हमेशा वॉकआउट कर लेती है बीजेपी। उनके पास कहने के लिए ना लोग हैं और ना बात है। देखिए, बजट सत्र को लेकर जब से अधिसूचना जारी हुई है उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर जो है वार प्रतिवार कर रहे हैं। जैसे ही इस जो बजट सत्र की अधिसूचना जारी हुई इसके बाद में बीजेपी ने कहा था कि ये जो बजट सत्र है वो काफ़ी छोटा रखा गया है और इस बार भी जो है विपक्ष के जो अधिकार है उसको उसका हनन किया गया है। लेकिन इसी को लेकर लगातार कांग्रेस भी जवाब दे रही है। आज फिर से एक बार इसी पर सवाल किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि इसके पहले भी अगर हम बात करें तो बात सत्र के छोटे होने की नहीं है। विपक्ष हमेशा जो है वो सत्र कोई सा भी हो, चाहे छोटा ही हो क्यों ना हो, लेकिन हमेशा वो पलायन कर जाता है। कोई ना कोई बहाना करके वो सदन से बाहर हो जाते हैं और ऐसे में वो सवाल उठा रहे हैं, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। और बजट सत्र को लेकर अगर हम बात करें तो इसी तरह की जो बीजेपी जो है वो बार बार ये कह रही है कि बजट सत्र काफ़ी छोटा रखा गया है और वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों पर जो है वो बीजेपी बात नहीं करती है और सत्र कोई सा भी हो, बीजेपी का हमेशा एक ही एजेंडा होता है
है कि वो पलायन कर जाती है और इश्यूज़ पे वहाँ पर बात नहीं करती, जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि सत्र छोटा है। जी, पर हर बार जिस तरह से सियासत हम देखते हैं ऐसी मुद्दे पर वार पलटवार होता है और हमेशा अगर ऐसे ही वॉकआउट होगा तो इतना पैसा जो खर्च होता है, इतने मुद्दे जो होते हैं वो कहाँ जाएंगे आखिर? बिल्कुल, देखिए सवाल तो हमेशा सत्र जब भी छोटा होता है, पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि एक परिपाटी सी चली आ रही है। पहली बात तो ये है कि सत्र एक तो छोटा होता है, दूसरी बात ये है कि कई बार समय से पहले भी ख़त्म कर दिया जाता है और जिस दौरान सत्र चलता है उस दौरान सिर्फ हंगामा होता है और इसको लेकर भी ये बात होती है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो इशूज़ हैं वो उठ ही नहीं पाते हैं और हंगामे की भेंट जो है वो कोई भी सत्र चढ़ जाता है। और वाकई ये सवाल जो है वो उठने वाली बात भी है। और उसके पहले भी अगर हम बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष जो है उनसे भी ये सवाल किया गया था एक बार कि बार बार इस तरह से जो है वो जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, तो उसको लेकर क्या चीज़ें होनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा था कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के ही जो लीडर्स हैं उन्हें इसकी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि वो सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं आम जनता का और इस बात को समझना चाहिए कि मुद्दों पर बात हो, इश्यूज़ पर बात हो और ज़्यादा से ज़्यादा उन अहम मसलों पर बात होनी चाहिए और उस पर कुछ डिसीजन होना चाहिए, कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिल सके। बजट सत्र को लेकर अगर हम बात करें तो देखने वाली बात होगी कि इस बार किस तरह से हंगामा होता है, चूंकि चुनावी साल है और अगर हम बात करें तो बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जो सरकार है वो भी समझती है कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं इस तरह का होना चाहिए जो आम जनता की नब्ज को पकड़ सके और विपक्ष भी जो है वो भी ये समझती है कि कहीं ना कहीं बजट सत्र को लेकर उनकी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए ताकि वो विपक्ष के तौर पे एक मजबूत विपक्ष के तौर पे स्टैंड ले सके, क्योंकि उसके बाद अगर हम बात करें तो ये चुनावी साल है और कहीं ना कहीं मैसेज तो जाएगा ही, चाहे विपक्ष जो है वो अपना इंप्रेशन किस तरह से जमा पाता है या जो सरकार है वो अपने बजट को किस तरह से पेश करती है और किस तरह से लोगों के दिल में जगह बना पाती है। तो दोनों के सामने ये चुनौती तो है, लेकिन ये ज़रूर है कि सत्र के छोटे होने को लेकर दोनों ही जो सत्ता और विपक्ष जो है वो आमने सामने हैं, लेकिन जो सत्र के दौरान भी ये देखने के लिए आएगा कि इश्यूज़ पे बात हो पाती है या नहीं हो पाती है या फिर जो अलग अलग मुद्दों को ले अगर जो ऐसे इश्यूज़ जिनसे बहुत ज़्यादा जनता का भला नहीं होता है, केवल जुबानी जो है वो तीर चलते हैं और सिर्फ हंगामा होता है, इसी के सत्र तो इसी के पे तो जो है सत्र जो है इसकी भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। पिछले दिनों अगर हम बात करें तो सिर्फ धर्मांतरण के इश्यूज़ पे काफ़ी हंगामा हुआ था और जी इस बार बजट कितना अलग हो सकता है और किन किन मुद्दों विषयों को इसमें रखा जाएगा, साथ ही साथ ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे कि बजट आखिर कितना लंबा चलेगा, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं वॉकआउट की वजह से छोटा सत्र हो जाता है या सारे मुद्दे नहीं हो पाते हैं। तो इस बार इस तैयारी में है सरकार की पूरा अच्छे से इस बार बजट होगा और पर्याप्त दिनों का होगा? देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि जो है वो सत्र पहले समय से पहले खत्म किया जाता है या नहीं खत्म किया जाता है। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें तो बजट को लेकर तो ये ज़रूर है कि सरकार के सामने भी चुनौती है, क्योंकि चुनावी साल है, बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो अभी बचे हुए हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि अनियमित जो कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, इनके नियमितीकरण के बाद जो है वो जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब की गई थी और उसको लेकर लगातार आश्वासन दिए जाते रहे। लगातार अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है वो स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, तो कर्मचारी संगठनों को किस तरह से संतुष्ट किया जाए, क्या उनको उनके इन मसलों को लेकर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें स्टूडेंट्स को क्या मिल सकता है, महिलाओं को क्या दिया जा सकता है, किसानों को लेकर अगर हम बात करें तो उनको क्या नई सौगात जो है वो मिल सकती है। चुनावी साल है और चुनावी साल को देखते हुए अगर हम बात करें तो युवाओं को किस तरीके से, क्योंकि युवा वोटर्स भी, युवा और महिला वोटर सबसे ज्यादा है, तो इनको लिए क्या आप लगातार बने रहिए। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। बजट सत्र को लेकर सियासत तो गरमाई हुई है, इस बीच जो पलटवार किया सीएम भूपेश बघेल ने, उन्होंने कहा कि हमेशा की आदत हो चुकी है विपक्ष की कि वॉकआउट कर देना, क्योंकि उनके पास कोई लोग नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। एक बात बताइए ऋतु जी, लोकतंत्र में राज्य के सबसे बड़े पंचायत विधानसभा में जब उस राज्य का मुखिया ही झूठा बयान देने लगे तो विपक्ष के पास रास्ता क्या बचता है। जब इन्होंने यहाँ पे विधानसभा में आरक्षण विधेयक लाया तो उन्होंने कहा कि आरक्षण विधेयक का आधार क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट है, और जब इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की बात हुई तो आनाकानी करते रहे और प्रस्तुत नहीं किया और इस बारे में संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब नहीं दिए।
दूसरी बात आप देखिएगा बेरोजगारी भत्ता के बेरोजगारों के विषय पे ये लगातार पूरे प्रदेश में पोस्टर लगा कर रखे रहे कि हमने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया है। जब विधानसभा में ये उत्तर देते तो कहते हैं हमने 20,000 लोगों को रोजगार दिया है। आज ये कह रहे हैं कि धान की खरीदी केंद्र सरकार करती नहीं, जबकि पिछले विधानसभा में अमरजीत भगत जी ने स्वयं कहा है कि केंद्र सरकार के एजेंसी बनकर राज्य सरकार धान खरीदती है। मतलब जब सरकार और उसके मुखिया प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में अनर्गल बयान देने लगे, झूठ बोलने लगे, विपक्ष को उनका हक न दे तो विपक्ष के पास रास्ता क्या बचता है। कितना दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में जब से ये सरकार आई है, ये लगभग 14वां या 15वां सत्र होगा, एक भी सत्र पूरा नहीं हुआ है, पूरे सत्र छोटे हुए हैं। जवाब सरकार अनुराग जी जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आखिर हक क्यों नहीं दिया जा रहा विपक्ष को बोलने का, कुछ करने का? आप अपने हिसाब से ही पूरा सत्र चलाते हैं और जल्दी जल्दी सत्र खत्म कर देते हैं, विपक्ष को मौका ही नहीं मिलता। देखिए, असल मायने में यह है कि भारतीय जनता पार्टी सवाल तो उठाती है, लेकिन जब सवाल का जवाब दिया जाता है तो सवाल का जवाब सुनने से पहले पीठ दिखाकर सदन से भाग जाती है, सदन में हो हल्ला करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, असल मायने में जनता कित नहीं चाहती है, ये चंद लोगों के हित की पार्टी है। केंद्र में आप देख लीजिए इनकी सरकार है, केंद्र में जिनकी सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो भाजपा के सांसद वहाँ हो हल्ला करते हैं, भाजपा के नेता वहाँ जवाब नहीं दे पाते, भाजपा के मंत्री वहाँ पे जो बैठे हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के नेता हैं वो सवाल जब लगाते हैं, हमारी सरकार जब जवाब देती है तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। पीठ दिखाना भाजपा नेताओं की आदत सी पड़ गई, भाजपा नेताओं की आदत सी पड़ गई। इनके पास मुद्दा भी तो होना चाहिए ना। ये झूठ बोलकर गुमराह कर अगर राजनीति करना चाहते हैं तो सर्वोच्च सदन में इनका झूठ नहीं चलेगा, इनकी वहां फरेब नहीं चलेगा, मुद्दा नहीं है, इसलिए आप सदन छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता लगातार जुड़ी हुई थी, ममता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं। गौरव समागम 2023 कार्यक्रम में सीएम हैं, अर्बन प्राइड अवार्ड्स में शामिल हुए मुख्यमंत्री। महापौर और अध्यक्षों से संवाद कर रहे हैं सीएम। नगर निगमों के महापौर, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्षों से मुख्यमंत्री की सीधी बातचीत हो रही है। नगरीय निकायों में विकास कार्यों के साथ शहरों के सुनियोजित विकास की दिशा में चर्चा हो रही है। गौरव समागम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संबोधन हो रहा है। नगरीय निकाय नागरिकों को बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही है। हमारी सरकार ने राशन कार्ड बनाने में सुधार किया है। आज सभी का राशन कार्ड आसानी से बन जाता है। पेयजल व्यवस्था में सुधार हुआ। घर पर ही 15 तरीके की सेवाएं पहुंच रही हैं। सारे बयान। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बैनर पोस्टरों में आपको बता दें, मोहन मरकाम की तस्वीर, कुमारी शैलजा से शिकायत के बाद लगाई गई है तस्वीर। एयरपोर्ट और नया रायपुर के आसपास पोस्टर लगा हुआ था। पहले पोस्टर से गायब थी मोहन मरकाम की तस्वीर। महापौर एजाज ढेबर ने पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगवाए थे। 24, 25 और 26 फरवरी को कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन है और इस राष्ट्रीय महाधिवेशन के चलते कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स का आना भी शुरू हो गया है। और यही वजह है कि चूंकि कांग्रेस हालत अमान की नजर में कई लीडर नेता जो है वो सामने आना चाहते हैं, तो ऐसे में शक्ति प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। महापौर एजाज ढेबर ने शहर में जगह जगह होर्डिंग्स लगाई थी, लेकिन ये जो होर्डिंग्स लगी हुई थी कल, उसमें उन्होंने तमाम लीडर्स तो रखे हुए थे, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है उनका फोटो नहीं लगाया था। और इसी को लेकर जो मोहन मरकाम के जो समर्थक हैं उन्होंने कुमारी शैलजा से शिकायत की और जब उनके संज्ञान में आया उसके बाद कुमारी शैलजा के निर्देश के बाद में फिर से जो होर्डिंग्स है उसको सुधारा गया। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग से जो मोहन मरकाम की जो फोटो है वो चिपकाई गई है। न्यूज़ 18 ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि जो महाधिवेशन के पहले एक तरह से कहें कि कांग्रेस के भीतर जो है वो थोड़ी सी गुटबाजी सामने आ रही है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पोस्टर में मोहन मरकाम की फोटो लगाई गई है। आने वाले समय में और भी जगह पर पोस्टर्स लगेंगी और शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होगी। देखना ये है कि उन पोस्टर्स में किस तरह की चीजें दिखाई देती है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजीवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। यूट्यूबर इशिका शर्मा की हत्या का खुलासा हो चुका है। इशिका की करीबी ही निकला हत्यारा। इशिका से एक तरफा प्रेम करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के साथ सहयोगी भी गिरफ्तार है। मुंगेली के पंडरिया से पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी से। इशिका का मोबाइल, गाड़ी, जेवर भी बरामद किए गए हैं।
गुना से बड़ी खबर की बात करते हैं। युवक की मौत के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। हनुमान चौराहे पर यादव समाज ने हंगामा किया। हंगामा और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कुएं से युवक का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के समझाने के बाद लोग शांत हुए। पोस्टमार्टम के लिए युवक का शव भेजा गया है। तो युवक की मौत के बाद हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। हंगामा और मारपीट तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। गुना की तस्वीरें हैं। युवक की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला है। हनुमान चौराहे पर यादव समाज ने हंगामा किया। ये हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। सभी को शांत कराया गया। कुएं से युवक का शव मिला है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के पौधारोपण के 2 साल पर कार्यक्रम पर सीएम शिवराज पूरे मंत्रिमंडल के साथ पौधारोपण करेंगे। 19 फरवरी को सभी मंत्रियों को भोपाल में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम कैबिनेट बैठक के साथ ही विकास यात्रा की भी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के पौधारोपण के 2 साल पर कार्यक्रम रखा गया है। सीएम शिवराज पूरे मंत्रिमंडल के साथ पौधारोपण करेंगे। 19 फरवरी को सभी मंत्रियों को भोपाल में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम कैबिनेट बैठक के साथ ही विकास यात्रा की भी समीक्षा करेंगे। पौधारोपण कार्यक्रम को 2 साल बीत चुके हैं और इस बार कार्यक्रम रखा गया है। 19 फरवरी को सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।